नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह है आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है स्थानीय शासन। हमने पोल साइंस के बहुत टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। ये वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इस वीडियो को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर के ही बात को समझते हैं कि आखिरकार ये चैप्टर किस बेस पे बना है। ये चैप्टर जो है आपका स्थानीय शासन है। आप आमतौर पर गांव जाते हैं, गांव में घूमते हैं, तो गांव में ज़्यादातर आप देखेंगे पंचायत होती होगी, ठीक है। वहाँ पर पंचायतें होती हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो आज हम सीधा सीधा मुद्दा हमारा जो उठता है वो है पंचायत के ऊपर। हम सबसे पहले स्थानीय शासन के बारे में पढ़ेंगे कि एक लोकल जगह पर या फिर कोई गांव वाले क्षेत्र में किस प्रकार से शासन की व्यवस्था अपनाई गई है। तो सबसे पहले आता है आपका स्थानीय शासन। स्थानीय शासन किसे कहते हैं? तो याद रखना, गांव या जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय शासन कहते हैं। किसी स्थान पर रहने वाले लोग स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। गांव में पंचायत और शहरों में नगर पालिका स्थानीय शासन के उदाहरण हैं। अर्थात ये स्थानीय शासन वहाँ अपनाया जाता है जहाँ पर जनसंख्या कम होती है, ठीक है। जैसे गांव की जनसंख्या कम होती है, वहाँ पर स्थानीय शासन को अपनाया जाता है। और स्थानीय शासन में जो रहने वाले लोग होते हैं, जो भी लोग होते हैं गांव के या जिला या ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसके पास जाते हैं? स्थानीय शासन के पास जाते हैं, ठीक है। अब आता है इसका महत्व और इसकी आवश्यकता। हमें आखिरकार स्थानीय शासन की आवश्यकता या महत्व किस लिए पड़ती है? तो सबसे पहले ये याद रखना कि ये लोगों के सबसे ज़्यादा निकट होता है, क्योंकि वहाँ के ही लोग ज़्यादातर शासन बनते हैं, वहीं के लोग पंचायतों में से चुनाव करवाते हैं, तो वो उनकी समस्याओं को आसानी से समझ सकते हैं। समस्याओं का समाधान करने में बहुत कम खर्च लगता है। 5 लोगों की, ठीक है, 5 लोगों की पंचायत बैठती है और इसके ज़रिए वो लोग पूरा का पूरा कर लेते हैं, ठीक है। स्थानीय स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों करने का मौका मिल जाता है। जो स्थानीय शासन होते हैं, यदि कोई भी छोटा मोटा आता है केस वेस, तो वो लोग खुद ही अपने कामों को करने में सक्षम रहते हैं। वो पंचायत तक भी जाने का मौका नहीं देते हैं। स्थानीय संस्थाओं में राज्य सरकार का कार्य हल्का हो जाता है, क्योंकि किसी राज्य में ही तो जिला या स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र बनते हैं, तो वहाँ का जो मसला होता है वो राज्य सरकार की बजाय वो पंचायत तक ही सीमित रह जाता है। स्थानीय शासन से लोकतंत्र भी मजबूत होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? स्थानीय शासन का निर्माण कर दिया, इससे क्या है, छोटी छोटी जगहों का भी मसला दूर हो जाता है। राज्य सरकार पर भी इसका ज़्यादा भार नहीं पड़ता। अब आता है जो हमारा मेन टॉपिक है, वो होता है पंचायत राज के प्रमुख उद्देश्य या पंचायत राज किसे कहते हैं, ठीक है। पंचायती राज भारत में पंचायत की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है, ठीक है। ये राज्य सरकार केंद्र सरकार से पहले क्या था? पंचायत। प्राचीन काल में गांव के 5 प्रतिष्ठ, याद रखना 5 प्रतिष्ठ व्यक्तियों को पंच कहा जाता था, ठीक है। पंच मतलब कि 5 प्रतिष्ठ व्यक्तियों का समूह। लोग जो भी निर्णय लेते थे, ये पंच जो भी निर्णय लेते थे वो सर्वमान्य होता था, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बड़ी बड़ी योजनाओं का लाभ निम्न स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्न स्तरीय संस्थाओं का निर्माण करना आवश्यक था। इसीलिए भारत में पंचायतों की व्यवस्था को अपनाया गया। मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनने लगी थी शहरों के विकास के लिए, अलग अलग फैकल्टी मतलब मिलने लगी थी। लेकिन जो निचला शहर था या जो निचला गांव था, वो लोग इन सब चीज़ों से पिछड़ते जा रहे थे, वो केवल छोटे मोटे कामों तक ही सीमित रहने लगे थे। तो इसीलिए उनके लिए 3 स्तरीय शासन का निर्माण किया गया। जैसे कि ये होता है जिला, स्थानीय, पंचायत, अलग तरीके से, मतलब कि वहाँ पर भी आए, थोड़ा विकास आए, कुछ कल्याणकारी राज्य बनाया जाए, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाओं का प्रबंध किया गया। पंचायती राज के प्रमुख उद्देश्य, पहला आता है गांव का विकास करना, सबसे महत्वपूर्ण है। यदि गांव का विकास होगा तभी गांव के जो
लोग हैं वो ऊपर उठकर आगे सामने आएंगे। गांव का आत्मनिर्भर बनाना, यदि वो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, या वो पशुचारण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अप करना कि वो, ताकि वो उससे भी अपनी आजीविका चला सकते हैं और अपनी भागीदारी लोकतंत्र में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। गांव वालों को उनके अधिकार और कर्तव्य का ज्ञान करवाना कि उनका भी अधिकार है इस समाज में, क्योंकि वो भी गांव में जन्म लिए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शहर के लोगों के पास ज़्यादा फैकल्टी है, गांव के पास कम है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, क्योंकि उनका रहन सहन और शहरों वालों का रहन सहन दोनों का अलग अलग होता है। गांव की समस्या का समाधान करना, ठीक है। पंचायत लोगों का सबसे मेन कारण होता है, मेन भूमिका होती है कि वहाँ की जो लोकल प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है, उसका वो अच्छे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से समाधान करें। गांव की आवश्यकताओं को पूरा करना, नेसेसरी चीज़ें, आजकल सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, या फिर कोई भी खेती बाड़ी, या फिर गांव में होता है ना कि समूह बन जाती है कि शादी करवाना, किसी घर में शादी है तो उसके लिए मदद करना, ये सब पंचायतों का कार्य होता है। भारत में स्थानीय शासन के विकास पर टिप्पणी करना है, ठीक है। हमने पढ़ लिया स्थानीय शासन क्या होता है, स्थानीय शासन का महत्व क्या होता है। फिर स्थानीय शासन में क्या आता है, पंचायत आता है, ठीक है। पंचायत 5 लोगों का समूह होता है जो लोकल समस्याओं का समाधान करते हैं, गांव की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, गांव का विकास में अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में स्थानीय शासन के विकास पर टिप्पणी, ठीक है। अब इस पर हम टिप्पणी करेंगे। भारत में स्थानीय शासन का विकास समय समय के साथ साथ धीरे धीरे हुआ, ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। इनका जो विकास है वो धीरे धीरे ही हुआ था। इसको निम्नलिखित तरीक़ों से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, पेपर में पूछा जाए कि स्थानीय शासन की, क्योंकि आप जब लिखोगे भूमिका में तो आपको सबसे पहले यही बताना पड़ेगा कि स्थानीय शासन क्या होता है। फिर आप बताना कि स्थानीय शासन 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। उस समय उसे मुकामी बोर्ड, क्या कहते थे, मुकामी बोर्ड कहा जाता था। 1919 और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, याद रखना ये बहुत पूछा जाता है कि हमारा जो भारत था जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया था तो कौन से एक्ट के तहत चल रहा था, तो याद रखना 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा राज्यों में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई थी, या उसके द्वारा हमारा देश संचालन कर रहा था। भारत में स्थानीय शासन का विषय राज्यों को सौंप दिया गया। राज्य नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह इसे लागू करे या ना करे। जो स्थानीय शासन का विषय है वो राज्य में ही है, ठीक है। यदि सिंचाई का कोई भी आता है कार्यभार तो वो राज्य के पास जाता है। यदि कृषि से रिलेटेड आता हो, या फिर गाँव में पढ़ाई, शिक्षिता, या फिर कोई भी चीज़ का आता है, क्योंकि आप गांव से बिलोंग करते हो तो गांव वाली चीज़ों से आप समझ सकते हो कि वहाँ पर कैसी कैसी फैकल्टी राज्य के द्वारा दी जाती है, ठीक है। 1992 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ऑप्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए 30 स्तरीय राज्य व्यवस्था की सिफारिश की गई, ठीक है। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र ने नई बिना संस्थाओं की प्रणाली अपनाई गई थी। 1992 में 74वें संशोधन कर स्थानीय शासन की कमियों को दूर करके इसे मजबूत बनाने का प्रयास किया गया। याद रखना 73 संशोधन होता है ग्रामीण से रिलेटेड, और जो 74 होता है वो होता है शहरी स्थानीय संस्थाओं से रिलेटेड, ठीक है। अब आता है स्थानीय शासन पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो हम इनके विचार के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी की जो विचारधारा थी वो थी कि वो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, ठीक है। विकेंद्रीकरण के लिए वे पंचायत को मजबूत करना चाहते थे, ठीक है। अगर हमारा ये सपोज करो, अगर हमारा गांव ही स्ट्रांग है, ठीक है,
गांव ही स्ट्रांग है, तो हम इसके जो ऊपर वाला भाग होता है, जो शहरी इलाका होता है, उसके ऊपर जो केंद्र सरकार होता है, ये सब मजबूत पाएंगे। ठीक है, अगर हमारा ग्रामीण इलाका मजबूत होगा, शिक्षित होगा और स्ट्रांग होगा, तो हमारा जो शहरी इलाका है वो भी, और जो केंद्रीय इलाका है वो भी, ये सब मजबूत होगा, क्योंकि हम सबसे पहले प्राथमिकता चीज़ों पर ही बल देते हैं। ठीक है, विकास के कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है। यदि हम विकास में छोटे मोटे इलाकों के लोगों को भी भूल जाए, जो हमारे मेन कार्य, क्योंकि गांव में क्या होती, ज़्यादातर खेती होती है, पशुचारक होती है, सॉरी मत्स्य पालन, जो मछली पालन, ये सब कुछ किया जाता है। अगर हम इन्हीं लोगों को पीछे छोड़ देंगे तो हम विकास अपना नहीं कर पाएंगे। ये है कहना महात्मा गांधी जी का, और ये रियलिटी भी है। महात्मा गांधी प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामले स्वयं निपटाने के योग्य बनाना चाहते थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी का एक महत्वपूर्ण ये था, मतलब उनकी विचारधारा थी कि हम अपने गांव को आत्मनिर्भर बना के उनको स्वयं के मसलों को निपटारा करने के योग्य बना देंगे। हम किसी भी छोटे मोटे मैटर के लिए पंचायत जाने की या फिर कोर्ट जाने की उनको ज़रूरत ना पड़े। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका 1989 में पीके थुंगन समिति के स्थानीय शासन के विषय में दिए गए सुझाव का वर्णन करना है। ठीक है, थुंगन समिति द्वारा दिए गए सुझाव स्थानीय शासन को लेकर। ठीक है, स्थानीय शासन की संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अर्थात संविधान के तहत दर्जा दिया गया था। ठीक है, स्थानीय संस्थाओं चुनाव समय पर हो, वहाँ पर भी चुनाव होते हैं पंचायतों के लिए। उनके कार्यों की सूची बनाई गई, एक अलग से कार्यों की सूची बनाई गई कि गांव में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उनको धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। मतलब कि आप ये मान के चलो, स्थानीय शासन के विकास के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे नए नए स्कीम भी निकाले थे और बहुत सारे प्रयास भी किए थे, ताकि जो स्थानीय शासन है या स्थानीय लोग हैं वो भी अपना विकास करके आगे बढ़े। केंद्र सरकार ने थुंगन समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए 1989 में 2 संशोधन की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय शासन को मजबूत करना और संपूर्ण देश में इसके कामकाज और बनावट में एक रूपता लाना था। इसीलिए 1992 में संसद ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को पारित किया। संविधान का जो 73वां संशोधन जो है होता है गांव से संबंधित होता है, और मैंने जैसा बताया था 74वां होता है वो शहरी स्थानीय शासन से संबंधित होता है। इस संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को 1993 में लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं, हम क्योंकि स्थानीय शासन के बारे में पढ़े तो हम सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। आखिरकार 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था की कैसी रूपरेखा हमारे सामने आई। पहले हम बात करेंगे रचना की, कि 73 संशोधन की जो पंचायती राज व्यवस्था उसकी रचना कैसे की गई है। इसमें त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। ठीक है, एक त्रिस्तरीय ऐसे ट्रायंगल के आप समझ सकते हो। ठीक है, पहला जो होता है ग्राम पंचायत होता है, फिर उसके बाद होता है ब्लॉक स्तर, फिर होता है जिला स्तर। अब आप ऐसे मत समझना, पहले समझना कि पहला जिला होता है। ठीक है, फिर होता है आपका ये ब्लॉक, जो मतलब कई सारे जिलों को मिला के बनाया जाता है। सपोज करो ये आपका जिला है। ठीक है, अब ये बहुत सारे जिले हो गए, अब ये सब बन गया आपका ब्लॉक। ठीक है, अब ब्लॉक के बाद इन बहुत सारे ब्लॉक हो गए, ऐसे तो बहुत सारे ब्लॉक हो गए। अब इन सब ब्लॉक को मिला के बन गया है आपका ग्राम। ठीक है, और ग्राम बहुत बड़ा होता है, छोटा मत समझना। ग्राम, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक होती है, और जिला स्तर पर जिला पंचायत को अपनाया गया है। जिला पंचायत में जिले का पूरा गांव का इलाका आता है। ठीक है, गांव 30 से 35 घरों या लोगों को मिला के बनाया जाता है। ग्राम सभा का निर्माण अनिवार्य होता है। प्रत्येक मतदाता ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य के बारे में निर्णय प्रदेश या फिर राज्य के कानून द्वारा किया जाएगा। अब आता है चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। जनता खुद अपने ही
अपनी ही सरकार को चुनती है। इसकी अवधि 5 साल की होती है। यदि सरकार 5 साल से पहले पंचायत को भंग किया जा सकता है तो 6 महीने के भीतर नए चुनाव करवाना आवश्यक होता है। यदि 5 साल के लिए 5 साल से पहले ही पंचायत भंग हो जाती है तो उसके बाद 6 महीने के भीतर ही नए चुनाव करवाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं आरक्षण की। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीटें महिलाओं को आरक्षित दी जाती है। ये हर एक चुनाव में प्रणाली में अपनाया जाता है कि 1/3 सीटें जो है महिलाओं को दी जाएगी। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होती हैं। राज्य सरकार पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण कर सकती है। ठीक है, यहीं पर आपका ये चैप्टर नंबर 8 समाप्त होता है। समाप्ति के साथ साथ आशा करते हुए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, अपने ग्रुप में भी शेयर कर देना। इसी के साथ साथ अब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।